हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। अंतिम प्रहार सीरीज में हम लोग आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इकोनॉमिक्स। तो ये हम लोगों का टॉपिक नंबर 20 है और 21 से जो है हम लोग करंट अफेयर से स्टार्ट करेंगे। तो मैंने आपको टॉपिक नंबर 20 तक जो है स्टैटिक जीके और जीके के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है श्योर शॉर्ट वाले, वो मैंने आपको करा दिया है। अब आपका 21 से लेकर और 25 तक का जो टॉपिक्स है वो होने वाला है करंट अफेयर्स का। तो टेंशन बिल्कुल लेना नहीं है, करंट अफेयर्स भी आपको करवा दिया जाएगा। तो आज तो हम लोग इकोनॉमिक्स के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं और हर शिफ्ट में आप जानते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? इंडियन रिजर्व बैंक कब हुई थी स्थापना? तो आप कहेंगे 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। तो यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो किस एक्ट के तहत हुआ था? तो 1934 के तहत। और कब जो है किया गया? तो 1935 को हुआ था स्थापना। एक्ट था 34 और स्थापना हुआ था 1935 को। नेक्स्ट है कि भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 14 मेजर बैंक्स नेशनलाइज्ड इन इंडिया कब हुआ था? तो 1969 में ये हुआ था। 1969 में 14 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी सरकार द्वारा किया गया था। तो यहाँ ये भी ध्यान रखेंगे कि कौन थे प्रधानमंत्री जिन्होंने ये काम किया? तो इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है कि इन विच ईयर वाज आरबीआई नेशनलाइज्ड? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो राष्ट्रीयकरण की बात करें तो ये 1949 को हुआ था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 से लागू हुआ। तो एक्ट जब पूछे तो 1934, एस्टेब्लिशमेंट पूछे तो 1935 और नेशनलाइजेशन पूछे यानी नेशनलाइज पूछे तो 1949 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो हम कहते हैं एम एस स्वामीनाथन को। एम एस स्वामीनाथन ये फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन है भारत में। अगर हम वर्गीस कुरियन की बात करें तो इन्हें व्हाइट रिवॉल्यूशन का जनक माना जाता है। ओके, नॉर्मन बोरलॉग की बात करें तो इन्हें विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। वर्ल्ड लेवल पे बात करें ग्रीन रिवॉल्यूशन का तो आ जाएंगे नॉर्मन बोरलॉग, और भारत की बात करें तो एम एस स्वामीनाथन आएंगे। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि हु फॉर्मुलेट्स मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया? मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी कौन तैयार करता है? तो ये जिम्मेदारी है किसके पास? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। मौद्रिक नीति आरबीआई द्वारा बनाई जाती है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीआरआर? सीआरआर का पूर्ण रूप क्या है? तो कैश रिजर्व रेशियो इसे हम बोलते हैं। अब यहां पर आप लोग ध्यान से समझेंगे कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है। तो कैश रिजर्व रेशियो वह प्रतिशत है जो बैंक को आरबीआई के पास नकद रूप में रखना होता है। ओके, जितने भी बैंक है उनका सीआरआर जो है आरबीआई के पास रखना जमा होता है, और यह वह न्यूनतम नकदी का हिस्सा है जिसे हर बैंक को अपनी कुल जमा राशि यानी नेट टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज का भारतीय रिजर्व बैंक के पास अनिवार्य रूप से रखना होता है, ताकि वित्तीय स्थिरता और बाजार में तरलता को नियंत्रित किया जा सके। ठीक है, और वर्तमान में अगर हम कैश रिजर्व रेशियो की बात करें तो वो 3% है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहला बजट किसने पेश किया था? हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट बजट इन इंडिया? तो भारत में पहला बजट किसने पेश किया था? तो जेम्स विलियम्स होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। भारत का पहला बजट 1860 में जेम्स विलियम्स ने पेश किया था। ये एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे और ये फाइनेंस मिनिस्टर थे जब कैनिंग वाइसरॉय था, उसके टेन्योर में ये फाइनेंस मिनिस्टर था। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि भारत का पहला बजट किस वर्ष किया गया था? तो 1860 में जेम्स विलियन ने पेश किया था। ठीक है, 7 अप्रैल 1860 को।
नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था। अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछे कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, तो वो थे आर के सन्मुख चेट्टी जो है ये थे। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में आर के सन्मुख चेट्टी ने पेश किया था। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को भारत के जो पहले वित्त मंत्री थे आर के सन्मुख चेट्टी उनके द्वारा पेश किया गया था और यह एक अंतरिम बजट था जिसमें मुख्य रूप से विभाजन के बाद की आर्थिक स्थिति को शामिल किया गया था। तो ये ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट है कि व्हेन वाज द जीएसटी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। भारत में जीएसटी जो है ये कब लागू किया गया था। जीएसटी लागू हुआ कब भारत में, 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, और ये किस अमेंडमेंट के थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ था, तो 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 के तहत लागू हुआ था आपका 1 जुलाई 2017 से। नेक्स्ट है कि व्हेन वाज द मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च्ड। मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुई, तो कब शुरू हुआ था, 2014 में। मेक इन इंडिया जो अभियान थी ये सितंबर 2014 में शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है ये किया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। ठीक है, नेक्स्ट है कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम जन धन योजना। पीएम जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो आप क्या कहेंगे। पीएम जन धन योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन। इस योजना का उद्देश्य हर नागरिक को बैंकिंग सुविधा से जोड़ना है। प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य देश के उन सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ना है जिनके पास बैंक खाता नहीं है। यह एक वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी। जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। यह किसी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर एक निश्चित समय अवधि, आमतौर पर 1 वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को दर्शाता है ये। ओके, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि व्हाट टाइप ऑफ इकोनॉमी डज इंडिया हैव। भारत में अर्थव्यवस्था कैसी है, तो आप जानते हैं कि भारत में जो अर्थव्यवस्था है वो है मिक्स्ड इकोनॉमी। भारत में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की भागीदारी होती है, इसीलिए ये मिक्स्ड इकोनॉमी है। नेक्स्ट है कि विच एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड इन द प्राइमरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल है। प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या शामिल होता है, तो आप कहेंगे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग। ठीक है, ये है एग्रीकल्चरल, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग जो कि प्राइमरी सेक्टर से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है सर्विस सेक्टर बिलोंग्स टू विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ये आपका टर्शियरी सेक्टर में आएगा, तृतीयक क्षेत्र में आएगा। ठीक है, सेवा क्षेत्र सेवाओं का उत्पादन करता है, जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, बैंकिंग हो गया, ये सब सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। सर्वाधिक अगर योगदान की बात करें तो ये सर्विस सेक्टर का ही आता है। वर्तमान में भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान सेवा क्षेत्र का है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का अर्थ क्या है। इन्फ्लेशन आप सुनते होंगे, तो इसका मतलब होता है कंटिन्यूअस राइज इन प्राइस, वस्तुओं की कीमतों में निरंतर वृद्धि। ठीक है, तो मुद्रास्फीति में क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर जो है वो घटती है। नेक्स्ट है छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से किस सेक्टर में पाई जाती है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज मेनली फाउंड इन विच सेक्टर, तो ये आपको एग्रीकल्चरल सेक्टर में मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से समझेंगे आप। एग्रीकल्चरल सेक्टर क्यों होता है, क्योंकि इसमें लोग काम करते हुए तो दिखाई देते हैं लेकिन उत्पादन में उनका कोई वास्तविक योगदान नहीं होता है। मान लीजिए कि यदि एक छोटे से खेत पर काम करने के लिए केवल 2 लोगों की आवश्यकता है, लेकिन आप तो जानते हैं अपने भारत में परिवार के और भी लोग चले जाते हैं वहां पर, लेकिन मान लीजिए कि परिवार के 5 सदस्य वहां काम कर रहे हैं, तो वे 3 अतिरिक्त लोग डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएंगे, क्योंकि उनके हटने से कुल उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
ठीक है, क्योंकि 2 लोगों का काम है, 5 लोग वहां गए हैं तो 2 लोग भी उतना ही उत्पादन करेंगे और 5 लोग हैं तब भी उतना ही उत्पादन होगा। तो वहां जो 3 लोग आ गए अतिरिक्त, तो वो खटे तो एम्प्लॉय मतलब काम तो किए, लेकिन उनको तो उसका कुछ मिलने वाला है नहीं, तो वो हो गया डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है कि व्हाइट रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू विच सेक्टर। श्वेत क्रांति ये किससे संबंधित होता है? तो आप जानते हैं मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित होता है। श्वेत क्रांति का संबंध जो है वो डेयरी विकास से है। इसके जनक कौन है? वर्गीस कुरियन माने जाते हैं। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? ठीक है, हु इज कंसिडर्ड द पायोनियर ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया। तो ये हम कहते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह को। मनमोहन सिंह जो कि पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, बाद में प्रधानमंत्री भी बने। ठीक है, तो 1991 की जो नई आर्थिक नीति थी, उस समय वे भारत के कौन थे? वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। 1991 में जब भारत गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा था, तब मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री के रूप में एलपीजी मॉडल पेश किया था। और एलपीजी का मतलब हो गया लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। मैंने इस पे एक वीडियो भी बना रखा है, उसको आप जरूर देख लेना, एलपीजी का। नेक्स्ट है कि विच सिस्टम ऑफ नोट इशू इज फॉलोड इन इंडिया। भारत में नोट निर्गम की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम आपको समझाएंगे भी बहुत अच्छे से कि विच सिस्टम ऑफ नोट इशू इज फॉलोड इन इंडिया। तो आप कहेंगे मिनिमम रिजर्व सिस्टम। भारत में आरबीआई न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के तहत नोट जारी करता है। अब यहाँ थोड़ा और आप समझने की कोशिश करें। ठीक है, कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1956 से, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1956 से करेंसी नोट जारी करने के लिए मिनिमम रिजर्व सिस्टम को फॉलो कर रहा है। इस सिस्टम के तहत आरबीआई को हर समय 200 करोड़ का मिनिमम रिजर्व बनाए रखना होता है। इस कुल रकम में कम से कम 115 करोड़ सोने के रूप में रखे जाने चाहिए। बाकी जो 85 करोड़ है वो फॉरेन सिक्योरिटीज के रूप में होने चाहिए। ठीक है, तो 200 करोड़ जो है ये मिनिमम रिजर्व उनको बनाना है, जिसमें से 115 करोड़ वो सोना रखेंगे और बाकी जो 85 करोड़ है वो सब सिक्योरिटीज रखते हैं। ठीक है, तब जाके ये नोट इशू होता है। ठीक है, तो यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि विच सिस्टम ऑफ नोट इशू इज फॉलोड इन इंडिया, तो वो होगा मिनिमम रिजर्व सिस्टम। नेक्स्ट, ब्लू रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू विच सेक्टर। नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर यहां पर क्या होगा? फिश प्रोडक्शन इज द राइट आंसर। फिश प्रोडक्शन से है राइट आंसर, फिश प्रोडक्शन। नेक्स्ट है इन विच स्टेट वाज वैट फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। भारत में सबसे पहले वैट किस राज्य में लागू हुआ? सबसे पहले लागू हुआ था हरियाणा में। भारत में वैट सबसे पहले हरियाणा राज्य में लागू किया गया। हरियाणा ने 1 अप्रैल 2003 से अपने यहाँ वैट प्रणाली को लागू किया था, जबकि अधिकांश अन्य राज्यों में यह 1 अप्रैल 2005 से लागू हुआ था। ठीक है, तो बाकी सब राज्यों में 2005 से लागू हुआ, लेकिन हरियाणा में 1 अप्रैल 2003 से ही लागू हो गया था। नेक्स्ट है हु क्वाइंड द टर्म हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। हिंदू वृद्धि दर शब्द किसने दिया था? हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ ये शब्द जो है राज कृष्णा ने दिया था। याद रखना है कि यह शब्द भारत की धीमी आर्थिक वृद्धि को दर्शाने के लिए प्रयोग किया गया। और कब हुआ? 1978 में। किसके द्वारा? राज कृष्णा के द्वारा। नेक्स्ट, लॉरेंस कर्व मेजर व्हाट डज द लॉरेंज कर्व मेजर। तो ये क्या मापता है? ये जो लॉरेंज कर्व जो है ये क्या मापता है? तो आप कहेंगे इनकम इनइक्वालिटी, आय की असमानता जो है इसको नापता है। अब यहाँ पर आप समझेंगे कि लॉरेंज वक्र समाज में आय के वितरण की असमानता को दर्शाता है। लॉरेंज वक्र किसी जनसंख्या के भीतर आय या धन के वितरण का एक ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है। इसे 1905 में मैक्स ओ लॉरेंज द्वारा विकसित किया गया था ताकि आर्थिक असमानता को दृश्य रूप से दिखाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है हु एस्टिमेट्स नेशनल इनकम इन इंडिया। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? ये भी समझेंगे आप कि नेशनल इनकम जो है इसका आकलन कौन करता है।
तो ये काम है CSO, जो कि अब NSO बन चुका है। तो पहले CSO और अब NSO भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाता है। भारत में नेशनल इनकम का अनुमान नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस लगाता है। 2019 में भारत सरकार ने क्या किया कि CSO और नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस को मिलाकर NSO बनाया। ठीक है, तो इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, CSO को और NSSO को मिलाकर एक बना दिया NSO। तो अब ये काम है NSO का। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ GNP? GNP का मीनिंग क्या होता है? तो आप कहेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू होता है GDP प्लस विदेश से प्राप्त शुद्ध आय। ये हो गया आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट है, इन परफेक्ट कंपटीशन हु डिटरमाइंस द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी? पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तुओं की कीमत कौन निर्धारित करता है? कौन निर्धारित करता है? तो आप कहेंगे मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता जिसको हम परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं, इसमें किसी भी वस्तु की कीमत बाजार की मांग और आपूर्ति की शक्तियों के द्वारा निर्धारित होती है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ मोनोपोली मार्केट? मोनोपोली बाजार की मुख्य विशेषता क्या है? तो आप क्या कहेंगे? मोनोपोली मार्केट की मुख्य विशेषता है वन सेलर एंड मेनी बायर। एकाधिकार में एक ही विक्रेता पूरे बाजार पर नियंत्रण करता है, इसलिए मोनोपोली। जैसे जियो जो है मोनोपोली कर दिया था, ठीक है, फिर उसको लिए जो है कि BSNL को भी अच्छे से प्रमोट किया गया ताकि मोनोपोली हटाया जा सके। अगर आज के डेट में अगर जियो अगर रेट कर दे एक महीने का 1000 रुपया, हम लोग क्या कर सकते थे? ठीक है, लेकिन अब वो नहीं कर सकता है क्योंकि अब यहाँ पर रिलायंस एयरटेल आ चुका है, BSNL आ चुका है और भी सारे कंपनी है। ठीक है, तो यहाँ पर वन सेलर होता है और मेनी बायर होते हैं, कई खरीदार होते हैं। नेक्स्ट है, हाउ मेनी सेलर्स आर देयर इन एन ओलिगोपोली मार्केट? ओलिगोपोली बाजार में विक्रेताओं की संख्या कितनी होती है? तो आप कहेंगे फ्यू लार्ज सेलर होता है। ओके, ओलिगोपोली में कुछ बड़ी कंपनियां बाजार को नियंत्रित करती हैं, जैसे कि टेलीकॉम सेक्टर हो गया। ओलिगोपोली एक ऐसी बाजार संरचना है जहां बाजार पर कुछ बड़े विक्रेताओं या फर्मों का प्रभुत्व होता है। इसमें विक्रेताओं की संख्या कम, मतलब आमतौर पर 2 से लेकर 10 के बीच होती है, जिसमें प्रत्येक फर्म की गतिविधियों का असर दूसरों पर पड़ता है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा नहीं होते हैं विक्रेता, इसमें 2 से लेकर 10 तक होता है। मान लीजिए कि अगर कोई एक अगर रेट को बढ़ा दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि दूसरा जो है रेट तो बढ़ाता नहीं है, कम ही करता है ज्यादा। अगर कम कर दिया तो मान लीजिए दूसरा भी कम कर देगा। तो ठीक है, तो इसमें जो है क्या होता है, विक्रेताओं की संख्या कम होता है, 2 से 10 तक के बीच होता है, जिसमें प्रत्येक फर्म की गतिविधियां एक दूसरों गतिविधियों का असर दूसरों पर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच मार्केट कंडीशन इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल? किस बाजार स्थिति में कीमत विभेद संभव है? ठीक है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ये कहाँ किसकी बात हो रही है? मोनोपोली की बात हो रही है, एकाधिकार की बात कर रही है। क्वेश्चन क्या है कि इन विच मार्केट कंडीशन इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल? तो ये किस में हो सकता है? मोनोपोली में। कीमत विभेद तभी संभव है जब विक्रेता को कीमत तय करने की शक्ति हो। कीमत विभेद यानी कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऐसी स्थिति को हम कहते हैं जहां एक विक्रेता समान वस्तु या सेवा के लिए अलग अलग उपभोक्ताओं से अलग अलग कीमतें वसूलता है। यह मोनोपोली में ही संभव हो सकता है। समझ गए? नेक्स्ट है कि विच इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का सबसे अच्छा उदाहरण है सोप एंड टूथपेस्ट मार्केट। ठीक है, इसमें अनेक विक्रेता होते हैं और उत्पाद विभेदित होते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएटेड होता है। तो ये आपका परफेक्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट है कि हाउ मेनी सेलर्स आर देयर इन ए डुओपोली मार्केट? डुओपोली बाजार में कितने विक्रेता होते हैं? तो नाम से पता चल रहा होगा कि 2 विक्रेता होंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोपोसोनी? मोनोपोसोनी का क्या अर्थ है? मोनोपोसोनी का क्या अर्थ है? तो आप कहेंगे वन ओनली वन बायर, केवल एक ही खरीदार। मोनोपोसोनी एक ऐसी मार्केट स्थिति है जहां सिर्फ एक खरीदार होते हैं और उनके सामने कई बेचने वाले होते हैं। इस स्थिति में अकेला खरीदार सप्लायरों को कीमतें और शर्तें तय करने के लिए काफी पावर रखता है। ठीक है,
नेक्स्ट है कि एडम स्मिथ को किसका जनक माना जाता है? एडम स्मिथ को माना जाता है अर्थशास्त्र का जनक। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वेल्थ ऑफ नेशन? वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनका नाम है एडम स्मिथ, और यह पुस्तक 1776 में प्रकाशित हुई थी। समझिए, 1776 में। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अवसर लागत का क्या अर्थ है? अब इसको भी अच्छे से समझना होगा आपको कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का अर्थ क्या है? तो आप कहेंगे कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। अगले सबसे अच्छे विकल्प को छोड़ने की लागत को हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर हम अर्थशास्त्र में इस टर्म की बात करें तो इसमें क्या होता है कि उस लाभ या मूल्य से है जिसे आप एक विकल्प चुनते समय खो देते हैं। समझ गए? अब आपके सामने दो ऑप्शन है कि अगर आपको एमसीक्यू रिवीजन करना है एसएससी क्रैकर से और आपको किसी और चैनल से करना है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि भाई एसएससी क्रैकर चैनल अच्छा आपको करा सकता है, तो आप उसमें कुछ ना कुछ अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे, दोनों पे एनालिसिस करेंगे, दोनों पे रिसर्च करेंगे, दोनों के कोर्सेज को लेंगे, देखेंगे, तो उस फिर आप डिसाइड करेंगे कि भाई हमको एसएससी क्रैकर्स में जाना है। तो वहां पर आपका कुछ ना कुछ तो लगा ना, एक विकल्प को छोड़ने के लिए दूसरे विकल्प को चुनने के लिए। तो उसी के बारे में बात हो रहा है कि अर्थशास्त्र में अवसर लागत यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का अर्थ उस लाभ या मूल्य से है जिसे आप एक विकल्प चुनते समय खो देते हैं। जब आप कई विकल्पों में से किसी एक को चुनते हैं तो जो दूसरा सबसे अच्छा विकल्प आप नहीं चुन पाते हैं उसका मूल्य ही आपकी अवसर लागत कहलाती है। यह निर्णय लेने की प्रक्रिया में संसाधनों जैसे कि समय हो गया, पैसा हो गया, श्रम हो गया की सीमितता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज एन इनडिफरेंस कर्व शो? ठीक है, इनडिफरेंस कर्व जो है क्या दर्शाता है? तो आप कहेंगे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। यह उपभोक्ताओं की पसंद को दर्शाता है। इनडिफरेंस कर्व इकोनॉमिक्स में एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो दो चीजों के सभी कॉम्बिनेशन को दिखाता है जो एक कंज्यूमर को एक ही लेवल या सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी देता है। नेक्स्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स को और किस नाम से जाना जाता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स को और किस नाम से जाना जाता है? तो प्राइस थ्योरी के नाम से। सूक्ष्म अर्थशास्त्र कीमत निर्धारण का अध्ययन करता है। नेक्स्ट है इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स व्हाट हैपेंस टू डिमांड व्हेन इनकम इंक्रीज? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम इंफीरियर गुड्स की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा? व्हाट हैपन टू डिमांड? डिमांड पर क्या हैपन होने वाला है जब अगर कंज्यूमर का प्राइस इंक्रीज करेगा, इनकम इंक्रीज करेगा, ठीक है, तो आप कहेंगे कि डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। अब ऑब्वियस सी बात है कि इकोनॉमिक्स में, ठीक है, इकोनॉमिक्स में ही हम बात करते हैं, तो इकोनॉमिक्स में एक इंफीरियर गुड्स को कंज्यूमर के इनकम के साथ उसके उल्टे रिश्ते से डिफाइन किया जाता है। मान लीजिए कि जब किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो वे कम क्वालिटी वाले सस्ते प्रोडक्ट से हटकर ज्यादा क्वालिटी वाले नॉर्मल गुड्स या लग्जरी गुड्स की तरफ चले जाते हैं। तो इससे रिजल्ट क्या होता है कि इंफीरियर गुड्स की जो डिमांड की गई मात्रा है वो कम हो जाती है, भले ही उसकी कीमत में कोई बदलाव ना हो। समझ गए? मान लीजिए आपका अभी इनकम अगर 10,000 रुपए का है और आप जो है कि कोई लोकल शर्ट अगर खरीद रहे हैं 300 रुपए का, तो आप ये अभी पहन रहे हैं अपने इनकम के हिसाब से, लेकिन आपका इनकम अगर मान के चलिए 1 लाख हो गया, तो भाई उस जो पहले आप 300 का शर्ट खरीदते थे वो अभी भी 300 का शर्ट है, लेकिन आप खरीदेंगे क्या? नहीं खरीदेंगे, आप जाएंगे ब्रांडेड में, लिवाइस, ठीक है, या आप किलर, बहुत सारे नए नए ब्रांड के खरीदेंगे 5,000 7,000 का। तो ये वाली बात है। तो फिर ये वाला जो खरीदते थे पहले 300 का, उसका तो डिमांड कम हो जाएगा। तो वही पूछा गया है कि इंफीरियर गुड्स की बात करें तो क्या होगा डिमांड पे जब इनकम इंक्रीज करेगा? तो ऑब्वियस सी बात है डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है कि व्हाट विच आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? उत्पादन के 4 कारक कौन से हैं? तो इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसमें आपका लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइजेस, ये आपका आएगा 4 फैक्टर। नेक्स्ट है प्राइस रेजिडिटी इज अ फीचर ऑफ विच मार्केट? प्राइस रेजिडिटी किस बाजार की विशेषता है? प्राइस रेजिडिटी जो है ये किस बाजार की विशेषता है? तो ओलिगोपोली का विशेषता है। ओलिगोपोली में कंपनियां कीमत बदलने से बचती हैं। ओलिगोपोली बाजार में कुछ ही बड़ी फर्म होती है जो एक दूसरे के निर्णयों पर निर्भर करती हैं। यदि एक फर्म कीमत कम करती है तो प्रतिस्पर्धा भी कीमत कम कर देता है, जिससे प्राइस वॉर छिड़ जाता है।
समझ गए? जैसे अभी हुआ था ना, अभी जियो ने अपना प्राइस जो है शायद इंक्रीज कर दिया था। दूसरा वाला जो है, अब क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर में जो है कि कम बड़े बड़े फॉर्म्स हैं, तो एक ने इंक्रीज किया, दूसरा ने डिक्रीज कर दिया, तो लोग वहां स्विच कर लिए। तो वही कह रहा है यहाँ पर कि ओलिगोपोली बाजार में कुछ ही बड़ी फर्म होती है जो एक दूसरे के निर्णयों पर निर्भर करती है। यदि एक फर्म कीमत कम करती है तो प्रतिस्पर्धा भी कीमत कम कर देता है। मतलब मान के चलिए आज के डेट में जियो अगर 200 रुपया कर दिया तो तुरंत जो है अभी एयरटेल जो है वो भी अभी 150 रुपया कर देगा, तो इससे प्राइस वार छिड़ जाता है। तो यही कह रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज एम्प्लॉय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया। भारत में सबसे अधिक लोगों को रोजगार देने वाली आर्थिक गतिविधि कौन सी है? तो वो है एग्रीकल्चर। ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी गतिविधि जो है ये आपका क्वांटेनरी सेक्टर में आती है? ठीक है, क्वार्टनरी सेक्टर में आती है, तो वो है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स इज रिलेटेड टू विच सेक्टर? ये किस सेक्टर से रिलेटेड है? तो आप कहेंगे सेकेंडरी सेक्टर से। कच्चे माल को तैयार वस्तुओं में बदला जाता है इस सेक्टर में। नेक्स्ट है प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज अ फीचर ऑफ विच इकोनॉमिक सिस्टम? उत्पादन के संसाधनों का निजी स्वामित्व किस आर्थिक प्रणाली की विशेषता है? तो आप कहेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की। नेक्स्ट है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी इज रिलेटेड टू विच ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स? आय और रोजगार सिद्धांत अर्थशास्त्र की किस शाखा से संबंधित है? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट, wages, rent, interest and profit are studied under which branch of economics? तो ये सब आएगा आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट है इन इकोनॉमिक टर्म्स इंटरमीडिएट गुड्स आर। इंटरमीडिएट गुड्स कैसे होते हैं? तो गुड्स यूज्ड एज इनपुट इन प्रोडक्शन, उत्पादन में इनपुट के रूप में प्रयुक्त वस्तुएं। विच वाज द फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट गुड्स एंड सर्विस टैक्स? तो ये कौन सा देश है जो सबसे पहले लागू किया था? वो है फ्रांस, 1954 में लागू किया था। इफ मनी सप्लाई इज लेस कंपेयर टू गुड्स एंड सर्विसेज द रिजल्ट विल बी। यदि वस्तुओं और सेवाओं की तुलना में धन की आपूर्ति कम है तो परिणाम क्या होगा? डिफ्लेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड्स इट्स रेवेन्यू इट इज कॉल्ड व्हाट? ठीक है, जब सरकार की का व्यय उसकी आय से अधिक हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? आप कहेंगे उसे बजट डेफिसिट। ठीक है, बजट घाटा। नेक्स्ट, अ लार्ज इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू डेफिसिट रिजल्ट इन। पूंजीगत व्यय या राजस्व घाटे में अधिक वृद्धि किसे जन्म देती है? ये जन्म देगा आपका फिस्कल डेफिसिट को, राजकोषीय घाटा को। बजट डेफिसिट मेनली इंडिकेट्स, बजट घाटा मुख्य रूप से क्या दर्शाता है? तो बजट घाटा दर्शाता है एक्सेस एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है कि पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग नेशनल इनकम बाय। तो किससे जो है हम भाग मतलब डिवाइड करते हैं? तो जनसंख्या यानी पॉपुलेशन हो जाएगा। पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू होता है नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। टोटल इनकम अर्न बाय इंडिविजुअल्स फ्रॉम ऑल सोर्सेज बिफोर डिडक्टिंग पर्सनल इनकम टैक्स इज कॉल्ड। व्यक्तिगत आयकर कटौती से पहले सभी स्रोतों से अर्जित कुल आय क्या कहते हैं? आप कहेंगे इसे ग्रॉस इनकम। नेक्स्ट है इन नेशनल इनकम एस्टिमेशन नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम। राष्ट्रीय आय की गणना में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर किससे घटाए जाते हैं? तो आप कहेंगे एनएनपी एट मार्केट प्राइस। At which rate does the Reserve Bank of India borrow money from commercial bank? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाणिज्यिक बैंकों से किस दर पर पैसा उधार लेते हैं? रिवर्स रेपो रेट पर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय में क्या शामिल होता है? राष्ट्रीय आय में क्या शामिल होता है? फैक्टर इनकम। डिफ्लेशन रेफर्स टू, डिफ्लेशन क्या होता है? तो आप कहेंगे फॉल इन जनरल प्राइस लेवल। What which tax is an indirect tax? Indirect tax इनमें से कौन है? तो वो है आपका जीएसटी। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन इशूज करेंसी नोट इन इंडिया? भारत में मुद्रा नोट कौन जारी करता है? तो आरबीआई जारी करता है। डियरनेस अलाउंस इन इंडिया इज बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड होता है, किस पर आधारित? तो आप कहेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे। जीडीपी डिफ्लेक्टर इज ऑल्सो नोन एज, जीडीपी डिफ्लेक्टर को और किस नाम से जाना जाता है? इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेक्टर से। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इज मोस्टली फाउंड इन, शिक्षित बेरोजगारी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो ये आपका अर्बन एरियाज में पाया जाता है।
विच इंडेक्स मेजर्स चेंजेस इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ कंज्यूमर्स। उपभोक्ताओं के जीवन यापन की लागत में परिवर्तन को कौन मापता है? तो ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मापता है। जीडीपी डिफ्लेक्टर इज कैलकुलेटेड बाय विच फॉर्मूला। जीडीपी डिफ्लेक्टर की गणना किस सूत्र से की जाती है? तो आप ध्यान रखेंगे इस फॉर्मूला को, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इनटू 100। जीडीपी डिफ्लेक्टर इज यूज्ड टू मेजर। जीडीपी रिफ्लेक्टर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो इन्फ्लेशन को। विच जीडीपी इंक्लूड्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंजेस। मूल्य परिवर्तन का प्रभाव किस जीडीपी में शामिल होता है? तो आप कहेंगे नॉमिनल जीडीपी में। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज मेनली फाउंड इन। तो ये कहाँ पे होता है? एग्रीकल्चरल एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। द ट्रांसफॉर्मेशन कर्व इज ऑल्सो नोन एज। ट्रांसफॉर्मेशन कर्व को और किस नाम से जाना जाता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के नाम से। Goods whose demand increases when their price rises are called। जिन वस्तुओं की मांग मूल्य बढ़ने पर बढ़ती है उसे कहते हैं हम गिफन गुड्स। इन विच ईयर वाज द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस इन इंडिया। तो ये कब लागू किया गया था? 1991 में। एग्रीकल्चरल एंड फिशिंग एक्टिविटीज बिलोंग्स टू विच सेक्टर। तो ये किस सेक्टर से बिलोंग करते हैं? प्राइमरी सेक्टर से। येलो रिवॉल्यूशन इज मेनली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ विच आइटम। येलो रिवॉल्यूशन मुख्य रूप से किसके उत्पादन से संबंधित है? तो ऑयल सीड से। चलिए, तो यहां पर हमारा इकोनॉमिक्स वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।